Hey guys, today we are going to study origin and growth of Indian nationalism. If you find this video helpful, please like, share, comment and subscribe. Let's begin. Nationalism is the feeling of oneness, togetherness and common consciousness based on political, historical, religious and other factors. नेशनलिज्म एक फीलिंग है वननेस की, टुगेदरनेस की एंड कॉमन कॉन्शियसनेस की जो कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होती है जैसे पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और बाकी के फैक्टर्स. Rise of national consciousness is the most important aspect of India's historical development during 19th century. अब 19th century के दौरान जो इंडिया का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नेशनल कॉन्शियसनेस का राइज. एक नेशनल कॉन्शियसनेस की फीलिंग जगी सब में. दिस कॉन्शियसनेस वॉज रिफ्लेक्शन ऑफ एज ओल्ड फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियंस, कॉमन चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया. ये जो फीलिंग जगी नेशनल कॉन्शियसनेस की, ये रिफ्लेक्शन थी एक बहुत टाइम से जो कहीं ना कहीं लोगों में ये फीलिंग थी कि हम सब इंडियंस हैं, दैट वी आर कॉमन चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया. ठीक है. ड्यूरिंग 19th century दिस इनर कॉन्शियसनेस फाउंड अ फोर्सफुल एक्सप्रेशन अंडर एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. अब 19th century के दौरान क्या हुआ कि ये जो कॉन्शियसनेस थी इसको एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन मिला अंडर एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. वो सर्कमस्टांसेस क्या थे वो हम नीचे देखेंगे. फैक्टर्स प्रमोटिंग एमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है. पहला जो मेजर फैक्टर है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. पुअर कंडीशन ऑफ विलेज इकोनॉमी. अर्लियर बीइंग इंडिपेंडेंट, villages and other regions became interdependent due to arrival of Britishers. A common economic life emerged. पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो विलेजेस जो थे और बाकी के जो एरियाज थे, रीजन्स थे, वो इंडिपेंडेंट थे, सफिशिएंट थे और अच्छे से प्रॉस्पर कर रहे थे. पर जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो ये जो थे वो इंटरडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए विलेजेस और बाकी के रीजन्स, और सब जगह एक कॉमन इकोनॉमिक लाइफ इमर्ज हुई. जमींदारी सिस्टम. पिजेंट्स एट एब्सोल्यूट मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स. जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे ज़मींदार्स को लैंड अलॉट किए जाते थे और जो पिजेंट्स थे वो उन लैंड्स पे काम किया करते थे. और उसके बाद जो भी फसल वगैरह होती थी, जब वो टाइम हो जाता था उसके बाद ज़मींदार्स जो थे वो इनसे रेवेन्यू वसूल करते थे. तो पिजेंट्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड इवन दीज वर परचेज्ड एट वेरी लो रेट्स. इंडियन फार्मर्स फोर्स किए जा रहे थे वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल की तरह चाहिए थी, और इसके बाद भी कि उनसे ये क्रॉप्स फोर्सफुली ग्रो कराई जा रही थी, उन क्रॉप्स को बहुत ही लो रेट्स पे ख़रीदा जा रहा था इंडियन फार्मर्स से. पुअर कंडीशंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. ब्रिटिशर्स हैड अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पे एक डैमेजिंग इफेक्ट डाला था. हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया. जो गुड्स इंग्लैंड एक्सपोर्ट हो रहे थे इंडिया से उन पे हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज की गई थी. ब्रिटिश गुड्स वर फोर्स्ड अपॉन इंडिया. ब्रिटिश गुड्स जो थे वो इंडिया पे फोर्स किए जा रहे थे, ज़बरदस्ती ये लोग हमको बेच रहे थे. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ्स वर हाई बट जॉब्स वर लिमिटेड. अब जो एजुकेटेड यूथ्स थे उनका नंबर हाई था पर जॉब्स जो थी वो काफ़ी लिमिटेड थी. हाई रैंक जॉब्स वर रिजर्व फॉर यूरोपियन यूथ्स. जो हाई रैंक जॉब्स थी वो यूरोपियन यूथ्स के लिए रिजर्व थी, इंडियन यूथ्स उनमें अप्लाई नहीं कर सकते थे. इनडिस्क्रिमिनेट एनेक्सेशन और जो कॉन्फिस्केशन पॉलिसी थी उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. फोर्थ इज एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट. बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड. देयर वाज नॉट मच फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर. अब इंडियन लोगों पे जो है टैक्सेस का बर्डन बढ़ता जा रहा था कॉन्स्टेंटली, पर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए उनको करना चाहिए था उस पर ज़्यादा फोकस वो लोग नहीं कर रहे थे. फिफ्थ इज पुअर कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स. Instead of native capitalists, British industrialists were encouraged to set up new industries. नेटिव कैपिटलिस्ट को छोड़कर जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको इनकरेज किया जा रहा था कि वो वहाँ पर इंडिया में आके नई इंडस्ट्रीज सेटअप करें. इससे नेटिव कैपिटलिस्ट को बहुत लॉस हो रहा था. इंडियन लेबर्स वर फुली एक्सप्लॉइटेड. वर्कर्स वर वर्किंग ऑन वेरी लो वेजेस एंड हैड नो राइट्स.
इंडियन लेबर्स जो थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक तो बहुत ही कम वेजेस पे वो लोग काम कर रहे थे, उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम पे उनसे काम कराया जा रहा था, फॉर एग्जांपल 8 घंटे के लिए उनसे काम के लिए बोला गया है, पर अगर उनसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा काम के लिए उनको एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता था। चीप इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील क्लोज डाउन इंडियन आयरन स्मेल्टिंग कंपनी। अब बाहर से जो उन्होंने आयरन और स्टील का चीप इंपोर्ट किया, उसकी वजह से इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा और ये बंद ही हो गई। नेक्स्ट इज पुअर कंडीशन ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। टेरिटरी विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। वो टेरिटरी, वो एरिया जिसमें इंडियन मर्चेंट्स फंक्शन कर सकते थे, ठीक है, उनमें ट्रेड वगैरह कंडक्ट कर सकते थे, वो इंक्रीजिंगली लिमिट की जा रही थी, उसको कम किया जा रहा था। दे वर बेड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप, दे वर एज आउट ऑफ शिपिंग बिजनेस से उनको बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, यूरोप के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया गया था। यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, जिसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे कि वो ज्वाइन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर फैक्टर है वो है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़। ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या ऐसी रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। तो फर्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। गवर्नमेंट कुड सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट इन वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस क्या है कि लोकल लैंग्वेज में जो एडिटोरियल्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट थी उसको ये राइट मिल गया था, ये पावर मिल गई थी कि अगर कोई एडिटोरियल या फिर रिपोर्ट जो वर्नाकुलर प्रेस में है, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, उसमें अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ है तो वो उसको काट सकती थी, उसको सेंसर कर सकती थी। नेक्स्ट इज इंडियन आर्म्स एक्ट। फोर्स ओनली इंडियंस टू एक्वायर अ लाइसेंस टू कीप, सेल और परचेज आर्म्स। इंडियन आर्म्स एक्ट जो था वो इंडियंस को फोर्स कर रहा था, सिर्फ इंडियंस को फोर्स कर रहा था और फोर्स कर रहा था, ठीक है, टू एक्वायर अ लाइसेंस टू कीप, सेल और परचेज आर्म्स। Next is Afghan War. This unnecessary war to check Russian influence in Afghanistan put a huge burden on Indian economy. अब उस टाइम पे एज सच कोई ज़रूरत थी नहीं अफगानिस्तान के साथ वॉर करने के लिए, पर क्योंकि ये लोग खाली बैठे थे तो इन्होंने रशियन इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए अफगानिस्तान में जो है अटैक कर दिया, और इसके बाद उनके साथ एक वॉर की, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा, इंडियन इकोनॉमी बहुत डिक्लाइन की। नेक्स्ट इज फेमीन। जो मेन एरियाज थे वो थे मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद, पंजाब एंड सेंट्रल एमपी। और उस टाइम पे जब ये फेमीन चल रहा था, ठीक है, इतना ज़्यादा लोग मर रहे थे, इतने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था, उस टाइम पे जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने एक दरबार कंडक्ट किया दिल्ली में, जिस पे मिलियंस ऑफ रुपीज़ कॉस्ट हुए, सिर्फ ये डिक्लेयर करने के लिए कि क्वीन विक्टोरिया अब इंडिया की एम्प्रेस हैं। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वॉज रिड्यूस टू 19 फ्रॉम 21। अब जो मैक्सिमम एज लिमिट थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के उस टाइम पे वो 21 साल से 19 साल कर दी गई थी, और क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उन्हीं का था इसलिए इंडियन जो यूथ्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई इसमें। रिमूव्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल। अब ब्रिटिश टेक्सटाइल्स पे उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ही हटा दी। नेक्स्ट जो मेजर फैक्टर है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वेरियस सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बिगन। 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए। दे सॉट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, एलिमिनेशन ऑफ सोशल इविल्स एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे इनका फोकस किस चीज़ पे था कि सोसाइटी को डेमोक्रेटिक लाइंस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है, सोशल इविल्स को एलिमिनेट कर दिया जाए और विमेन का इमेंसिपेशन हो। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री एंड बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आए, उसकी वजह से कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ और इंडियन नेशनलिज्म का बर्थ हुआ। नेक्स्ट जो मेजर फैक्टर है वो है रोल ऑफ प्रेस। प्रिंट ऑफ न्यूज़पेपर क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेकनिंग। जब न्यूज़पेपर का प्रिंट शुरू हुआ उसकी वजह से लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग क्रिएट हुई।
न्यूज़पेपर दो चीज़ें करता था, एक तो कॉलोनियल मिसरूल को रिपोर्ट करता था, दूसरा नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता था। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय की संबद्ध कॉमेडी जो बंगाली लैंग्वेज में थी और द हिंदू जो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है। प्रेस ब्रॉट इंडियन पीपल क्लोज टू द अदर कंट्रीज। प्रेस के थ्रू इंडियन पीपल जो थे वो बाकी कंट्रीज़ के क्लोज गए। ठीक है, उनको हमारे बारे में पता चला और उन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। प्रेस इम्पॉर्टेंट मीडियम था पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को पॉपुलराइज करने के लिए उन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मैंने कहानी समझा दी है, आप आंसर लिखते टाइम ये चीज़ें एलैबोरेट कर लेना। दिस वॉज इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट